नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एससीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई, आरआरबी या कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है और करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ये टॉपिक हम कवर करेंगे। तो एक आप पेन और पेपर लेके बैठिए, क्योंकि हम बहुत सारे चीज़ों का यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, सभी ऑप्शन का भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एक चीज़ ज़रूरी है आपके सिलेक्शन में, तो ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया तो आप टाइम पे रिवीजन नहीं कर पाएंगे और आप सिलेक्शन से चूक सकते हैं। तो जो पॉइंट आपको नहीं आते हैं तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं, आपने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में 2 से 3 दिन में, 4 दिन में आपको रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत है, तो प्लीज़ पेन और पेपर लेके बैठिए। ये वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो से आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदाड़ो के बारे में एक चीज़ बता दें कि इसको हम मृतकों का टेला भी कहते हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे भव्य संरचना थी जो ईंटों से बनी हुई थी, और ये एक जलाशय था और जिसका उपयोग विशेष रूप से धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गई, आपका हड़प्पा भी है। तो हड़प्पा क्या है? रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन आपका आ गया लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ये दुनिया का पहला गोदीवाड़ा हम कह सकते हैं, या बंदरगाह या डॉकयार्ड वहाँ पे मिला था। ठीक, और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। एक ऑप्शन है आपका कालीबंगन। तो कालीबंगन क्या था? यहाँ से जूते हुए खेत और काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। तो ये 4 पॉइंट हो गए, आप इसको नोट डाउन करिए। आगे बढ़ते हैं। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किन 2 पक्षों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता, जो लखनऊ समझौता था वो 1916 में हुआ था। तो क्या था वो? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, इस समझौते के माध्यम से दोनों संगठनों ने साझा राजनीतिक मांगों के लिए हाथ मिलाया था। तो इसके जो ये समझौता हुआ था, इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। अब यहाँ पे आ गया नरम दल और गरम दल, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नरम दल और गरम दल 1907 में अलग हुए थे, 2 गुट में अलग हुए थे। एक थे नरम दल, एक थे गरम दल। तो नरम दल को हम उदारवादी बोलते थे, तो उसमें गोखले थे और घोष जी थे। और जो हमारा गरम दल था उसमें लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल 3 लोग थे। तो 1907 में सूरत में इसका विभाजन हुआ और उसके बाद तिलक के प्रयासों से ये एकजुट हो गए 1916 में। आगे बढ़ते हैं। चोल वंश के किस शासक ने गंगाई कोड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था और उपाधि भी धारण की थी? ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, उनका नाम है राजेंद्र चोल प्रथम। ऑप्शन हो जाएगा बी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने उत्तर भारत जो गंगा क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद गंगाई कोड की उपाधि धारण की थी और मंदिर का निर्माण कराया था। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है राजराज प्रथम का। ठीक है, राजराज प्रथम जो ऑप्शन ए में दिया है आपका ये। तो राजराज प्रथम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इन्होंने तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजराज प्रथम ने या राजराज चोल प्रथम ने। और एक नाम यहाँ पे दिया हुआ है आपका विजयालय। विजयालय इन्होंने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर ये पूछा जाए कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो विजयालय ने की थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का उन्मूलन कर दिया गया है? तो बहुत बार आता है अनुच्छेद 17। तो ये संविधान का वह अनुच्छेद है जो छुआछूत को प्रतिबंधित करता है और इसे एक दंडनीय अपराध बनाता है। अब आगे आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 14 क्या है? तो यहाँ पे है कि विधि के समक्ष समता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। और अनुच्छेद हमारा 21 क्या है? ये प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो 14 हो जाएगा वो विधि के समक्ष समता का अधिकार। और अनुच्छेद जो 19 है ये क्या है? भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 19 में आता है। तो एक बार मैं और रिपीट करता हूँ। 17 अनटचेबिलिटी, जो 14 है वो विधि के समक्ष समता, और 21 है हमारा प्राण दैहिक की स्वतंत्रता हो जाएगी, और 19 हो जाएगा बोलने की स्वतंत्रता। ये कह सकते हैं भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61(5) का हो जाएगा बी। तो राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन इसमें दिया हुआ है। अब अनुच्छेद 52 दिया गया है। अनुच्छेद 52 क्या है? जो आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 72 क्या होता है? राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति है, उसका वर्णन है अनुच्छेद 72 में। और अनुच्छेद 123 क्या है? 123 है, ये राष्ट्रपति को एक ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देता है या अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो इसको आप नोट डाउन जरूर करिए। अगर नोट डाउन करते रहेंगे और जब बार बार नोट डाउन करेंगे ना, तो यही सारे क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 72 क्षमादान की शक्ति और 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये कब जोड़ा गया है भाई? इसका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अब ये क्या है? इसे हम लघु संविधान भी बोलते हैं, यानी मिनी संविधान भी बोलते हैं। ठीक है, इसने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द भी जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये हुआ कब था? 1976 में हुआ था। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि 44वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1978 में, 1978 में हुआ था। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो जो 42वां है वो 1976 में हुआ, 44वां 1978 में हुआ। अब आगे होते हैं 73वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन सी पे आते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो ये हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ये पंचायत राज से संबंधित है। अब आगे आते हैं 86वां, यानी ऑप्शन डी पे आते हैं। तो ये हुआ था 2002 में हुआ था। ठीक है, इसका क्या था? ये था शिक्षा के अधिकार से संबंधित। कौन सी शिक्षा? 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात करता है 86वां संविधान संशोधन। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं हिमाद्री, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी हिमाद्री या महान हिमालय। तो इसे महान हिमालय भी कहते हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिससे माउंट एवरेस्ट जो है वो इसी श्रेणी में आती है। फिर बाद में जो शिवालिक का मतलब क्या होता है? ये हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे नई श्रेणी है। शिवालिक सबसे बाहरी और सबसे नई श्रेणी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? अब कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ये है कर्नाटका से। ठीक है, ये कर्नाटका के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और इसे हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। आगे बढ़ते। भारत में रेगुर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? काली मिट्टी या कपासी वाली मिट्टी। ठीक है, कपास की मिट्टी के लिए, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो ये बनती है लावा चट्टानों से बनती है। इसमें नमी की सोखने की जो क्षमता है ना, वो अत्यधिक होती है और ये कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। अर्थशास्त्र में स्टैगफ्लेशन की स्थिति का क्या अर्थ है? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो ये होता है कि ऑप्शन आ जाएगा पहले भी, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है क्या है? उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। तो ये अर्थशास्त्र की एक वो स्थिति होती है जहाँ महंगाई, जो इन्फ्लेशन है, बहुत अधिक होती है और जो बेरोजगारी है वो भी बढ़ रही होती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में मौद्रिक नीति के तहत रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? तो रेपो रेट कौन करता है? 11 का हो जाएगा आपका सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो ये है कि रेपो रेट क्या होता है? वह दर जिस पर आरबीआई अन्य जो उनके वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनको अकाल्पनिक ऋण या कर्ज देता है। ठीक है, तो आरबीआई की अगर पूछा जाए तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को हुई थी। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 में हुआ था। ठीक है, और किस कमीशन के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी? तो हिल्टन यंग कमीशन ने सिफारिश की थी कि एक आरबीआई होना चाहिए। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे आप आ गया कि सेबी क्या होता है। देखो, सेबी जो होता है वो शेयर बाजार जो प्रतिभूतियाँ हैं उनको नियंत्रित करता है। तो सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, 1988, नोट डाउन करिए। 12 अप्रैल 1988 को यह स्थापित हुआ था, लेकिन 30 जनवरी
1992 को इसको वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हुई थी सेबी को, और स्थापना हुई थी 1988 में। ये हो गया। अब आगे नीति आयोग, आपको पता है कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आ गया है। लॉरेंज वक्र का उपयोग निम्नलिखित में से किसके माप के लिए किया जाता है? लॉरेंज वक्र। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका सी, आय की असमानता। सीधा सीधा अगर ऑप्शन मिलता है तो आप इसको लगा देंगे। तो आय की असमानता ये ग्राफ के माध्यम से दिखाता है कि किसी देश की आय या धन का वितरण कितना असमान है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में जो पीयूषी ग्रंथि है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, कहाँ स्थित है, ये कहाँ होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, मस्तिष्क के आधार पर। ठीक है, तो इसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि ये शरीर के अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। तो इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, हिंदी में पीयूषी ग्रंथि, और इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और ये मस्तिष्क के आधार पर मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग जमने के लिए आवश्यक है? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। विटामिन जो के होता है, इसका मुख्य कार्य होता है ब्लड क्लॉटिंग का जमना, जिससे चोट लगने पर अत्यधिक जो रक्तस्राव है वो नहीं होता है। अगर क्लॉटिंग नहीं हुई तो जो ब्लड है वो रक्तस्राव होता रहेगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग कहाँ से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, तो होता क्या है कि इसकी कमी से मसूड़ों से खून आना या घावों का देरी से भरना जैसे लक्षण दिखते हैं। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे पाया जाता है? किस में पाया जाता है? ये खट्टे फल में। इसका जो मुख्य स्रोत है खट्टे फल हैं, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। अब विटामिन B12 है, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कोबालमिन। इसका जो रासायनिक नाम होता है उसका होता है कोबालमिन। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि डॉक्टर कभी कभी विटामिन B12 लिखता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये नसों और DNA के निर्माण के लिए ये आवश्यक होता है। विटामिन E क्या होता है? ये होता है टेकोफेरॉल होता है, और विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनॉल। तो नोट डाउन जरूर करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम बोलते हैं POP, ये क्या होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा एक कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फार्मूला क्या होता है? CaSO4.1/2H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका ये रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, ये जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है ना। अब जैसे एक नाम और अभी जिसे आपने सुना होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है CaCO3 होता है। मैग्नीशियम सल्फेट का नाम आ गया, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है MgSO4, इसको बोलते हैं हम मैग्नीशियम सल्फेट। अब आगे आ गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम सल्फेट जो हेमीहाइड्रेट है उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। इसका फार्मूला होता है CaSO4.1/2H2O। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, को हम बोलते हैं सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। तो ये आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु है, और इसका घनत्व तो बहुत कम होता है। और ओस्मियम क्या होता है? सबसे भारी धातु होती है। ठीक है, सबसे डेंस धातु होती है। ओस्मियम होती है सबसे भारी धातु। ठीक है, हीलियम को हम He से करते हैं, और हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र होता है H2। ठीक है, सिरका, आगे बढ़ते हैं। सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 पाया जाता है एसिटिक एसिड। ऑप्शन हो जाएगा सी, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का अगर हम फार्मूला बताएं तो CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड। सिरके में मुख्य रूप से एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आएगा सिट्रिक अम्ल। तो जो सिट्रिक जो एसिड होती है वो जनरली खट्टे फल में पाया जाता है। जो लैक्टिक एसिड है वो दूध या दही में पाया जाता है, और ऑक्जेलिक जो एसिड है वो पालक और टमाटर में पाया जाता है। ये चीज़ हम नोट डाउन जरूर करिए। तो ऑक्जेलिक एसिड है पालक और टमाटर में, लैक्टिक एसिड दूध और दही में,
और जो सिट्रिक एसिड है वो जनरली खट्टे फलों में पाया जाता है और सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ये निर्वात में होती है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है क्योंकि वहाँ प्रकाश के मार्ग में कोई अणु बाधा नहीं डालते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा होती है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो हम क्या बोलते हैं उसको? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता है कि कोई वस्तु अपनी स्थिति, विराम या गति को तब तक नहीं बदलती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाय फोर्स ना लगा हो। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये भूटान सही आंसर हो जाएगा। तो क्या होता है ना कि जो हिमालयी क्षेत्रों में आने वाले जो भयंकर तूफान की जो गूंज के कारण भूटान को ये नाम दिया गया है। प्रकाशी तंत्र प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक है, ये सिद्धांत प्रकाश को बिना ऊर्जा हानि के लंबी दूरी तक ले जाने में मदद करता है और इसका उपयोग इंटरनेट और मेडिकल जांच में किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे अभी ऑप्शन आ गया अपवर्तन, प्रकीर्णन और व्यतिकरण। ठीक है, ये तीनों चीज़ें एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं कि किसी का रीजन, जैसे क्या होता है पानी के गिलास में पेंसिल का जो मुड़ा हुआ दिखाई देना या पानी की गहराई कम दिखना, तो ये क्या होता है? ये अपवर्तन होता है। तो थोड़ा हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो अपवर्तन होता क्या है? मैं सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूँ। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो उसकी गति और दिशा बदल जाती है, तो उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, मैं दोबारा बोल देता हूँ। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो उसकी गति और दिशा बदल जाती है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। हमने एग्जाम्पल आपको पहले बता दिया कि पानी के गिलास में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना या फिर पानी की गहराई कम दिखाई देना, ये सब अपवर्तन के कारण हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे ऑप्शन हो गया हमारा बी। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? यानी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जिसको हम TIR बोलते हैं। तो ये क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से यानी कि डेंस माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। एग्जाम्पल ले लें, जैसे वो कांच से हवा में जाता है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो प्रकाश विरल माध्यम में जाने के बजाय पूरी तरह से सघन माध्यम में ही परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा बताता हूँ अगर समझ में नहीं आया है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब प्रकाश यानी डेंस मीडियम से विरल माध्यम में जैसे हवा में जाता है तो आपतन कोण जो होता है वो क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो प्रकाश विरल माध्यम में जाने के बजाय पूरी तरह से सघन माध्यम में ही परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो हीरे का चमकना, ये क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, हीरे का चमकना क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमारा हो गया। जैसे मृग तृष्णा होती है, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। और एक और नाम आता है उसके बाद, जिसे प्रकीर्णन भी कभी कभी पूछा जाता है आपसे, स्कैटरिंग। प्रकीर्णन क्या होता है कि जब प्रकाश हवा के अणुओं या धूल के कणों से टकराकर चारों तरफ बिखर जाता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जब प्रकाश हवा के अणुओं या धूल के कणों से टकराकर चारों तरफ बिखर जाता है, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग या प्रकीर्णन बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लें तो इससे प्रकाश का नीला दिखाई देना मतलब क्या है? क्या रीजन है? प्रकीर्णन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना, ये क्या है? प्रकीर्णन है। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है व्यतिकरण क्या होता है, तो थोड़ा वो भी अब नोट डाउन कर लो। व्यतिकरण होता है कि जब दो समान आवृत्ति वाली प्रकाश तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं या मिलती हैं तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है या बढ़ी हुई प्रतीत होती है और कहीं कम हो जाती है। मैं रिपीट करता हूँ उसको। जब दो समान आवृत्ति वाली जो प्रकाश तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो प्रकाश की तीव्रता कहीं बढ़ जाती है और कहीं पे कम हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे साबुन के बुलबुलों या पानी पर तेल की परत का रंगीन दिखाई पड़ना, ये किसका कारण है? ये व्यतिकरण का कारण है। तो आगे बढ़ते। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को हम क्या बोलते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो भाग 3 में है क्या? मौलिक अधिकार है।
क्योंकि ये नागरिकों के अधिकारों का बुनियादी दस्तावेज है। और यहाँ पे भाग 2 है, तो भाग 2 में क्या आता है, भाग 2 में है नागरिकता का वर्णन, भाग 2 में है। तो और यहाँ पे भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व, नहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है भाग 4 में। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। और जो भाग 3 है वो है मौलिक अधिकार। और एक ऑप्शन बचता है भाग 9। भाग 9 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें पंचायतों के प्रावधान से संबंधित है। आगे बढ़ते, बेकिंग सोडा जिसको हम खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, NaHCO3। NaHCO3 24 का आ जाएगा अभी। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट हम इसको बोलते हैं, NaHCO3। एक होता है जिससे धावन सोडा, तो धावन सोडा हमारा क्या होता है, Na2CO3, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जैसे हमारा NaOH है, इसको भी बता देते हैं। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस, जिसको ये क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है। आगे बढ़ते हैं, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है, मोहिनीअट्टम है केरला का। ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, और कब किया जाता है, भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की कथाओं पर यह आधारित है। तो मोहिनीअट्टम का संबंध है केरल से। अच्छा, आंध्र प्रदेश का नृत्य कौन सा है, कुचिपुड़ी, ये भी ध्यान रखना है, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश में, और मोहिनीअट्टम केरल है, और कथकली भी केरल का ही है नृत्य, जो कथकली नृत्य है वो केरल का है। और तमिलनाडु आ गया, तो तमिलनाडु क्या है, ये भरतनाट्यम लोक नृत्य कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है, ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, ठीक है, और ओडिसी नृत्य कहाँ का है, उड़ीसा का है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और हर दिन आपको एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।